हेलो एंड वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपना इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। देखिए, हम पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पुर्तगालियों के दो महत्वपूर्ण गवर्नरों के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें से पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और दूसरा जो महत्वपूर्ण गवर्नर था उसका नाम था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके आगे को कहानी को बढ़ाते हैं, उससे आगे क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आप इन सब चीज़ों के नोट्स ज़रूर बना लेना है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर आपके पुर्तगाली या फिर यूरोपीय कंपनियों से अगर एक या अगर 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत होते हैं, समझ रहे हो आप। एक एक नंबर की वैल्यू को समझो और ध्यान रखिए। बस एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन जो केवल हमारी कामयाबी के लिए बना हुआ है। बस एक चीज़ आप दिमाग में बैठा लो, अपने आप को लेकर चलना है और ये चीज़ को समझना है कि एक दिन ऐसा ज़रूर है जो केवल मेरी कामयाबी के लिए बना हुआ है। अपने आप को लेकर चलना है ना, और उस दिन तक पहुंचना ही कर्तव्य बनता है हमारा। और पहुंच हम कैसे सकते हैं? पढ़ाई करके पहुंच सकते हैं भाई, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखो आप। शुरू करते हैं आगे। इस उत्तराखंड के जो हम सीरीज ये देख रहे हैं, उत्तराखंड के जो आने वाले एग्जाम उनको देखकर जीएस का पोर्शन मैं करा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आप ध्यान रखिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो पुर्तगाल के बहुत सारे गवर्नर भारत में आते हैं, है ना, आते रहते हैं, पर हमको तो महत्वपूर्ण के बारे में देखना, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछ सकता है उसके बारे में डिस्कस करना, सबके बारे में नहीं देखेंगे। तो आप ध्यान रखना, फ्रांस इसके अल्बुकर्क के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर अगर कोई बनता है तो उसके बारे में आप ध्यान रखोगे। एक नीनो डी कुन्हा नाम के एक पुर्तगाली गवर्नर आया था भारत। नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये आया था बंदा। इसका टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ तो 1529 से लेकर 1538 के आसपास तक इसका जो है हमको टाइम पीरियड देखने को मिलता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना है, थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। पहला तो आप ये ध्यान रखो, जब बाबर की एंट्री भारत में हुई थी तो इस समय भी यही था, 1526 में बाबर आ रहा था। तो एक क्वेश्चन बना तो नहीं है आज तक, पर क्या पता बन जाए कि बाबर और हुमायूं के समकालीन कौन सा गवर्नर था पुर्तगाल का। तो उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बाबर भी अभी भारत में ही है। 1526 में बाबर आ गया था, 1530 में बाबर मरता है, उसके बाद हुमायूं राजा बनता है। और आपको पता है कि 1538 तक इसका कार्यकाल रहा कुन्हा का। और ठीक इसके 1 साल बाद 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा जाता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। फिर 1540 में जो है फिर से बिलग्राम का युद्ध लड़ा जाता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो हुमायूं उसके बाद आपको पता है कि हुमायूं उसके बाद एक घुमक्कड़ जीवन उसने व्यतीत किया था। खैर, ये आपका मध्यकाल का टॉपिक है, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा आप। इसके बारे में देखते हैं, नीनो डी कुन्हा के बारे में। चलिए, नीनो डी कुन्हा से जो पहला क्वेश्चन बनता है जो महत्वपूर्ण ये रहता है, इसलिए रहता है कि इसने, ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था कि पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी सर, कोचीन में लगाई थी। तो आप ध्यान रखना, नीनो डी कुन्हा ने कोचीन से हटाकर गोवा को अपना क्या बना लिया था? गोवा को अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना लिया था। अपने व्यापार का मुख्य केंद्र गोवा को बना लिया था। अर्थात इसने अपनी ऑफिस कहाँ पर शिफ्ट कर दी थी? गोवा में शिफ्ट कर दी थी। समझ जाओ आप इस चीज़ को। अब कोचीन का, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोचीन की फैक्ट्री को बंद कर दिया था। मतलब अब जिस काम ये वहाँ से करते थे सारे, वो सारे काम अब गोवा से होंगे, बस इतना ध्यान रखना है ना। दूसरा क्या महत्वपूर्ण बनता है, ये थोड़ा सा टैलेंटेड बंदा है। इसने एक काम क्या करा था, इस समय 1535 के आसपास की बात है, 1535। इस समय क्या होता है, इस समय गुजरात के राजा थे एक, गुजरात के राजा नाम था, गुजरात के राजा के नाम था बहादुर शाह। गुजरात के राजा बहादुर शाह और मुगल सम्राट हुमायूं। मुगलों के राजा कौन है? हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। इसने बहादुर शाह और हुमायूं के आपसी झगड़े का फ़ायदा उठाया था इस बंदे ने। कहा जाता है कि ये बहादुर शाह और हुमायूं आपस में लड़ रहे थे, इस बंदे ने इसका फ़ायदा उठाकर बहादुर शाह से दीव को छीन लिया था। दीव, दमन दीव पर अभी इसने 1535 में केवल दीव पर आक्रमण किया। और ध्यान रखना, प्रश्न बनता है कि दीव को जीतने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो सीधा सीधा आप क्या उत्तर देकर आओगे? नीनो डी कुन्हा। दीव पर इसने आक्रमण करा था 1535 में, बहादुर शाह से छीन लिया था, क्योंकि बहादुर शाह तो बिजी है हुमायूं के साथ। ध्यान रखना आप।
अन्य महत्वपूर्ण अगर कोई गवर्नर बनता है पुर्तगालियों का, तो एक आप ध्यान रखना, पुर्तगालियों का एक अन्य महत्वपूर्ण गवर्नर बना था, उसका नाम था एटानियो दा नारोन्हा पूरा नाम था इसका, पर आप एटानियो ध्यान रखना। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एटानियो इसलिए महत्वपूर्ण गवर्नर बनता है इनका पुर्तगालियों का, इसलिए इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इस बंदे ने, एटानियो ने 1571 में 1571 में अकबर से मुलाकात करी थी। अकबर से इसने क्या करी थी? मुलाकात करी थी। और ध्यान रखना, अकबर ने इसे हुगली में फैक्ट्री लगाने की क्या दे दी थी? इजाज़त दे दी थी, हुगली। तो ध्यान रखना, हुगली में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त किसने दी? एटानियो को किसने दी? अकबर ने दी। तो आप ध्यान रखना, प्रश्न बन जाएगा कि आपका ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसकी अकबर से मुलाकात हुई? तो ध्यान रखना, ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अकबर तो आपको पता ही है। एटानियो पूरा नाम था एटानियो दा नारोन्हा। एटानियो दा नारोन्हा नाम का गवर्नर था। ध्यान रखना आप, इसने अकबर से डायरेक्ट मुलाकात करी और हुगली में व्यापार करने की, हुगली में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त इसको अकबर ने प्रदान कर दी थी। ध्यान रखिएगा आप, ये थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो 2-3 गवर्नरों के बारे में ध्यान रखना है, आप इसके नोट्स बनाते रहना। चलिए, 1571 में अकबर से मिला था ये। अब जो जितने भी महत्वपूर्ण गवर्नर आए वो तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इन गवर्नरों के बारे में, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा उत्तराखंड में, ध्यान रखना आप। आगे हम क्या देखते हैं, एक चीज़ आप समझ लो बस जो मैं बता रहा हूँ, और उसका नाम क्या है, एक उसको क्या बोलते हैं? कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ये थोड़ा सा समझना आप, इसके बारे में शायद पेपर में क्वेश्चन बन जाए। ध्यान रखना, कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के बारे में। कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था पुर्तगालियों ने लागू करी थी। और ये क्या था? एक तरीके का क्या होता था? ये फरमान था, ये फरमान जारी कर दिया था। एक तरीके का क्या था? ये परमिट था। परमिट समझते हो आप? आज्ञा पत्र। और ये इसलिए इन्होंने, मैं आपको बता चुका हूँ कि अलबुकर्क के टाइम पर इतना खतरनाक पुर्तगाली शक्ति बन गई थी नौसेना कि पूरे हिंद महासागर में दबदबा हो गया था इनका। तो उस समय से लेकर एक व्यवस्था चल रही थी जिसको कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था बोला जाता है। ये परमिट था एक तरीके का। परमिट कैसा था कि आपको अगर हिंद महासागर में व्यापार करना है, अपना जहाज हिंद महासागर में ले जाना है, तो उनको पहले आपको पुर्तगालियों से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और उसी इजाज़त पत्र को क्या बोला जाता था? कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। परमिट था एक तरीके का जो इन्होंने जारी करा था पुर्तगालियों ने। इनसे इजाज़त लेनी पड़ती थी पहले हिंद महासागर में जाने की। अगर नहीं जाते थे तो उस जहाज़ को ये पकड़ लेते थे, उस पर आक्रमण कर देते थे। यहाँ तक कि आप खुद सोचो, इतना दबदबा इनका बन चुका था पुर्तगालियों का हिंद महासागर में कि अकबर को भी ये कार्टज लेना पड़ता था। अकबर जैसे महान राजा, अकबर को भी कार्टज देना पड़ता था इन लोगों को। इनसे पहले लिखित लेना पड़ता था, मोहर लगवानी पड़ती थी, पास बनवाना पड़ता था, उसके बाद ये हिंद महासागर में आप जहाज लेकर जा सकते थे। और ऊपर से देखो, इसमें एक और क्या प्रश्न बनता है, पुर्तगालियों ने इस आर्मेडा व्यवस्था के तहत हिंद महासागर में बारूद और काली मिर्च ले जाने पर भारतीय और अरब के जहाज़ों को प्रतिबंधित कर दिया था कि कोई भी भारत का और अरब का कोई भी जहाज़ हिंद महासागर में बारूद और काली मिर्च का व्यापार नहीं करेगा। समझ रहे हो आप? इसका शायद अगर इसको आप समझो थोड़ा सा तो हो सकता है कि बारूद तो, चलो बारूद तो समझ आता है कि क्यों नहीं इसको इसलिए मना करिए कि कहीं ये पुर्तगालियों के खिलाफ जो है आक्रमण ना कर दे, है ना, बारूद का समझ आता है। दूसरा काली मिर्च का यहाँ पर आप थोड़ा सा समझना, शायद इसका ये रीज़न ये हो सकता है कि बारूद और काली मिर्च दिखने में एक जैसी होती है ना जैसे, तो इनको लगा होगा कि पता नहीं लगेगा कि भाई बारूद ले जा रहे हैं कि काली मिर्च ले जा रहे हैं, कहीं काली मिर्च के आड़ में कहीं बारूद का वो ना कर दें, ये व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना कर लें। तो उस चीज़ को शायद रीज़न ये हो सकता है। तो ध्यान रखना है, प्रश्न आता है कि इस कार्टज के तहत क्या करा गया था? बारूद और काली मिर्च के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था कि हिंद महासागर में
कोई भारत का और कोई अरब का कोई भी जहाज काली मिर्च और बारूद नहीं ले जा सकता। ध्यान रखना आप, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये कार्टस था आपका, अकबर को भी देना पड़ता था, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे देखते हैं जरा, अब धीरे धीरे आगे क्या होता है समझते हैं। देखिए, एक तरफ पुर्तगालियों का व्यापार ठीक चल रहा है, काफ़ी अच्छा इनका व्यापार चल रहा था, लेकिन गलती कहाँ पर हो जाती है? गलती तब हो जाती है कि धीरे धीरे पुर्तगाली शक्ति जहाँ एक तरफ इतनी पावरफुल बन चुकी थी, इनके जो आने वाले गवर्नर हुए, इनके जो लीडर हुए, वो क्या हो गया, कुछ मतलब उस हद तक ये लड़ नहीं पाए, ये इस पुर्तगाली साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, इसके बाद डच आ गए, डचों के बाद अंग्रेज आ गए, डेनिश आ गए, फ्रांसीसी आ गए, पुर्तगाली धीरे धीरे मैदान छोड़ते गए। बार बार हार का सामना करना पड़ा पुर्तगालियों को। और इसमें सबसे पहला काम कब शुरू होता है आपको पता है? 1596 में 1596 में डचों का आगमन हो गया था इंडोनेशिया के सुमात्रा पर। सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, आपको पता होगा इसके बारे में, इंडोनेशिया। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर दूँ, बता दूँ कि भारत के साथ तो पुर्तगाली व्यापार करते ही थे, लेकिन मसालों का ज़्यादा, मसाले जो है भारत के केरल में, आपको पता केरल को मसाले का बगीचा बोला जाता है वर्तमान समय में भी, लेकिन मसालों का व्यापार ये लोग इंडोनेशिया में भी करते थे। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो इंडोनेशिया मसालों के लिए इतना फेमस है कि इंडोनेशिया का प्राचीन नाम हमको क्या मिलता है? मलयपुंज। मलयपुंज के नाम से जाना जाता है इसको, मलयपुंज। मसालों के लिए विख्यात था पूरे दुनिया में। तो ध्यान रखना, भारत में भी पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, इंडोनेशिया में भी कर रहे थे। तो इंडोनेशिया में क्या होता है? इंडोनेशिया में जगह है सुमात्रा। सुमात्रा में क्या होता है? 1596 ईस्वी में डचों का आगमन हो जाता है और इंडोनेशिया के सुमात्रा में डच और पुर्तगाली आमने सामने आए थे और पहली बारी में पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ता है। डचों की क्या हो जाती? सुमात्रा में जीत हो जाती। 1596 में सुमात्रा में इन्होंने क्या कर दिया था? हरा दिया था पुर्तगालियों को, डचों ने। उसके बाद 1505 के आसपास डच भारत में आ गए थे। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में डचों ने लगाई थी और डच एक पूरा टॉपिक उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे उल्लेख ये मिलता है कि इस तरीके से धीरे धीरे हमको क्या देखने को मिलता है? पुर्तगाली मैदान छोड़ते जा रहे हैं। और एक गलती पुर्तगालियों ने कब करी? 1580 में। अब मैं थोड़ा बताना भूल गया, आप ध्यान रखना। 1580 में इन्होंने एक गलती क्या करी? पुर्तगाली कंपनी का विलय हो जाता है। पुर्तगाली कंपनी का विलय हो जाता है। कंपनी का विलय किस में हो जाता है? पुर्तगाली कंपनी का विलय हो जाता है आपका स्पेन की कंपनी के साथ। स्पेन के साथ इन्होंने 1580 में विलय कर लिया था। पुर्तगाली कंपनी का विलय स्पेन के साथ हो जाता है 1580 में। ध्यान रखना, स्पेनिश कंपनी और पुर्तगाली कंपनी का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है 1580 में। ये भी बहुत बड़ी गलती रही पुर्तगालियों की। आगे उल्लेख हमें ये मिलता है कि 1596 में डचों से परास्त होने के बाद 1612 में अंग्रेजों ने इनको फिर से हराया। फिर अंग्रेज भी आ चुके हैं, आपको पता है। पहले 1608 में पहला अंग्रेज आया था, हॉकिंस नाम का एक, जहांगीर, उसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में, है ना। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। 1608 में जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज आया था जिसका नाम था हॉकिंस। हॉकिंस आया तो 1612 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी। ध्यान रखना आप, पहले तो 1608 में ही पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों के बारे में जब बताऊंगा, तो सूरत में फैक्ट्री लगाने की कोशिश करी थी इन्होंने, पर वो सफल नहीं हुई। तो 1612 में फैक्ट्री लगाते हैं अंग्रेज। 1612 में सूरत में इन्होंने क्या कर दिया था? अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को क्या कर दिया था? हरा दिया था पुर्तगालियों को। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया 1612 में। फैक्ट्री नहीं लगी अभी युद्ध हुआ है इनका, अंग्रेजों का और पुर्तगालियों का। फैक्ट्री के बारे में अंग्रेज का पूरा टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना ध्यान दो, सूरत में 1612 में हराया। आगे उल्लेख मिलता है कि 1641 के आसपास, 1641 के आसपास डचों ने बहुत ही बुरी तरीके से इनको, पुर्तगालियों को फिर हराया। और कहा जाता है कि डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका, मलक्का वगैरह के जितने दुर्ग थे सब छीन लिए। श्रीलंका में जो इन्होंने, सिलोन नाम की जगह थी श्रीलंका में, सिलोन श्रीलंका, वहाँ का बंदरगाह भी पुर्तगालियों ने जीत लिया था, डचों ने उसको भी छीन लिया।
यानी कि 1641 तक इनका ठीक ठाक डचों ने काम तमाम कर दिया था। ऊपर से अंग्रेज भी आ गए थे, अंग्रेज भी इनको परेशान कर रहे थे। तो पूरा आपका होमुर्ज बंदरगाह हो गया, जो मैं आपको बता रहा था, फारस की खाड़ी वाला। भारत के जितने भी दुर्ग थे उनमें से करीब 50 दुर्ग थे पुर्तगालियों के पास, सब जीत लिए थे। कुछ कुछ बचे थे पुर्तगालियों के पास, महत्वपूर्ण डचों ने जीत ली। जो थोड़े डचों से बचे फिर अंग्रेजों ने जीत ली। तो इस तरीके से पतन हो जाता पुर्तगालियों का, ध्यान रखना आप। पतन होने के कारण आप ध्यान रखना महत्वपूर्ण बन जाता है 1661 में। इस समय ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड क्या थे, ब्रिटेन के सम्राट थे। चार्ल्स सेकंड क्या थे, ब्रिटेन के सम्राट। ध्यान रखना आप, 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी, उसका नाम था, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाल की जो राजकुमारी है की राजकुमारी, इसका नाम था कैथरीन द ब्रिगेंजा, कैथरीन द ब्रिगेंजा, कैथरीन द ब्रिगेंजा। पर ब्रिगेंजा छोड़ो, आप कैथरीन ही याद रखो बस, है ना। पर पूरा नाम इसका क्या था, कैथरीन द ब्रिगेंजा। कहा जाता है कि 1661 में चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के सम्राट थे, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन द ब्रिगेंजा पुर्तगाल की राजकुमारी थी, इन दोनों का विवाह हो गया था। उल्लेख मिलता है कि पुर्तगालियों ने इस विवाह में पूरे बंबई प्रांत को दहेज के रूप में दे दिया था। बंबई प्रांत, पूरे बंबई को दहेज स्वरूप दे दिया था। किसको, चार्ल्स द्वितीय को। बंबई, पूरा का पूरा बंबई दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। 1661 में इनका विवाह हुआ था और बाद में चार्ल्स द्वितीय ने इस बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको दे दिया था किराए पर, रेंट पर दे दिया था। वो बाद की बात है, वो देख लेंगे जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो हमको क्या देखने को मिलता है, पुर्तगालियों का अच्छा खासा व्यापार ठप हो चुका है पतन के कारण। मैं आपको बता दूं, एक तो इनके पास अच्छा कोई शासक नहीं था, दूसरा इनके पास क्या हो रहा था, व्यापारिक स्पर्धा बढ़ रही थी और धीरे धीरे इनका क्या हो गया था, लड़ाई में हार रहे थे बार बार और कंपटीशन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे अच्छे तरीके से, है ना। ये कारण बनता है। ऊपर से फिर जो इनका कुछ जीता हुआ था, बम्बई भी जीता था इन्होंने, बम्बई फिर इन्होंने दे दिया किसको, चार्ल्स द्वितीय को, दहेज। देखो दहेज देखो कितना बढ़िया मिल रहा है, नहीं। चलिए, उसके बाद ध्यान रखना आप, इस तरीके से पुर्तगालियों का पतन होता है। तो ये रीजन था पुर्तगालियों का भारत में पतन का। पर ध्यान रखना, पुर्तगाली 1961 तक रहे थे भारत में, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। आगे उल्लेख मिलता है, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पुर्तगालियों का भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है। पुर्तगालियों का भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। इफेक्ट क्या पड़ते हैं इनके, पुर्तगालियों के इफेक्ट ऑन पुर्तगाली इन इंडिया, क्या पड़ते हैं इनके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। चलिए, हेडिंग बना देना, इफेक्ट ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया, है ना, इफेक्ट ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया। इसके बारे में देखते हैं कि इनके क्या प्रभाव भारत पर पड़ते हैं, वो देखते हैं जरा। देखिए, आप ध्यान रखना, पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो इनकी सबसे पहले टक्कर हुई थी अरबों के साथ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अरबों के साथ सबसे पहले टक्कर हुई थी। इसलिए ध्यान रखना, अरबों के यानी कि मुसलमानों के पुर्तगाली विरोधी थे, मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मुसलमानों के साथ इनका क्या था, विरोध था, क्योंकि सबसे पहली लड़ाई अरबों के साथ हुई पुर्तगालियों की। अब जब मुसलमानों के साथ इनका विरोध था तो इन्होंने क्या करा, मुसलमानों से चिढ़ते थे, अरबों से चिढ़ते थे। तो ध्यान रखना, एक प्रश्न आप यहाँ पर ध्यान रखना, 1540 में पुर्तगालियों ने गोवा के सभी मंदिर भी बोलो, मस्जिद भी बोलो, उन सबको क्या कर दिया था, तुड़वा दिया था। गोवा के सभी मंदिर मस्जिद को तुड़वा दिया था। और उल्लेख मिलता है कि 1560 में गोवा में पहली बार इन्होंने एक क्या करा था, धार्मिक न्यायालय की स्थापना करी थी। गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना। और इस धार्मिक न्यायालय का मतलब क्या था कि गैर ईसाइयों को, क्योंकि खुद तो ईसाई थे ये मुसलमान हिंदू वगैरह को, इनको अगर कोई ईसाई धर्म के कोई क्या करते थे, अपमान करते तो उनको सजा देने का काम किया जाता था। धार्मिक न्यायालय था तो गैर ईसाइयों को सजा देने का काम करते थे। ध्यान रखना, भारत में पहली बार धार्मिक न्यायालय 1560 में बनाया था किसने,
अरबों ने, सॉरी, पुर्तगालियों ने बनाया था, पुर्तगालियों ने 1560 में। आगे दूसरा आप ध्यान रखना, उल्लेख मिलता है कि भारत में 1556, इसको डबल स्टार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार पूछा गया, उत्तराखंड वालों ने भी कई बार पूछ लिया है। 1556 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाई थी इन्होंने, किसने? प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने लाई थी 1556 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता किसको बोला जाता है? पुर्तगालियों को बोला जाता है। ध्यान रखना, प्रिंटिंग प्रेस और भारत में जहाज़ों का निर्माण कराने की विधि, जहाज़ का निर्माण, जो जहाज, पानी के जहाज़ है ना, एरोप्लेन में समझना, पानी के जहाज़, उनके निर्माण कराने की विधि और प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने ही भारत में लाई थी 1556 में। ध्यान रखना, 1556 के आसपास। पर प्रश्न यही आएगा कि भारत में इसके प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता किसे बोला जाता है? पुर्तगालियों को बोला जाता है। और जहाज निर्माण भी हमने किससे सीखा? पुर्तगालियों से। आगे उल्लेख मिलता है, पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका के कुछ पौधे भारत में लाए थे। और वो पौधे कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, मैं पूरी एक सारणी बनाता हूँ, उसके बारे में समझ लेना आप। आलू, मूंगफली और सबसे फेमस तंबाकू इनकी देन है, तंबाकू, क्योंकि तंबाकू पर बाद में इसने बैन लगा दिया था आपके, उसने, जहांगीर ने। ठीक है, ध्यान रखना। आलू, मूंगफली, तंबाकू, आपका मक्का, ये सारे पौधे अपने साथ लेकर आए थे ये। इससे पहले हमको ज्ञान नहीं था इनके बारे में। तो आलू, मूंगफली, तंबाकू, मक्का, इनके साथ भारत आया था, पुर्तगालियों के साथ। इफेक्ट पड़ रहा ना, प्रभाव है इनका ये बाकी ध्यान रखना, कुछ सूखे मेवे जैसे आपका बादाम, काजू, ये भी अपने साथ ये लेकर आए थे। कुछ फल जैसे लीची, अनानास होता ना, पाइनएप्पल, अनानास, और आपका अमरूद, ये सारे पौधे पुर्तगाली अपने साथ भारत लाए थे। ये सब पुर्तगालियों की देन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है। गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत भी पुर्तगालियों के कारण ही भारत में हुई। गौथिक स्थापत्य कला देख लेना आप, गौथिक स्थापत्य कला, गौथिक, ठीक, स्थापत्य कला, इसके बारे में भी थोड़ा है ना। स्थापत्य कला की शुरुआत, यानी कि भारत और आपकी इनकी जो मिक्स जो स्थापत्य कला बनी, उसको गौथिक स्थापत्य कला कहा जाता है। इंडो प्लस पुर्तगीज, या फिर ईसाइयों की जो इस्लामिक और इंडियन और आपका ईसाई की जो स्थापत्य कला है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे आपका तबला होता है ना, तबला एक होता, तबला, पता है तबला आपको? तो तबला को बोला जाता है क्या? इंडो इस्लामिक शैली का वाद्य यंत्र, इंडियन और इस्लामिक शैली से मिलकर बना है। एक आपका वो आपका ड्रम होता है, ड्रम जो आपके सैनिक वगैरह के पास भी होते हैं ना, सेनाओं के पास भी होते हैं, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, बैंड बाजा वाले ड्रम, शादी शुदी में यूज़ होते हैं। उसको गौथिक स्थापत्य कला का एग्जाम्पल माना जाता है, जिसमें भारत का ढोल और इनका कुछ ड्रम वगैरह मिक्स करके उसको बना दिया। तो ध्यान रखना, ये ब्रिटिश बोल लो चाहे पुर्तगाली बोल लो, इनको गौथिक स्थापत्य कला के उसमें आ जाएगा ये। तो उसका एग्जाम्पल होता है गौथिक या गोपथ स्थापत्य कला, कुछ उसको बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, ये सब इनकी देन है पुर्तगाली। इसी के साथ पुर्तगाली का टॉपिक आज ख़त्म होता है। आगे हम क्या करेंगे, आगे डचों के बारे में पढ़ना है। ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। बेटा कुछ डाउट होता तो आप कमेंट करें, प्रतिक्रिया दें कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लाइक करें, शेयर करें इसको। चलिए, बाकी अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर कोई ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो तोमर एकेडमी, करणपुर, देहरादून, नियर DBS कॉलेज, चावला स्वीट शॉप के ऊपर जो है हमारी एकेडमी है। यहाँ पर हमने पुलिस के नए बैच शुरू कर दिए हैं। तो अगर कोई उत्तराखंड UKSSC के ग्रुप C वगैरह के कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो मॉर्निंग बैच भी है, और आपका पहला बैच हमारा 8 बजे से है, दूसरा 10:30 बजे से, और दिन में 1 बजे से है। किसी भी बैच को ज्वाइन कर लो, उत्तराखंड की तैयारी हो रही है हर बैच में। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, कल इसके आगे का पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।